प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद हैदर, हमारे रिपोर्टर हैं, मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। वेलकम टू द शो सज्जाद। ये बताइएगा सज्जाद कि ये जो डैनियल पर्ल केस आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत हुई है, आज जो कोर्ट रूम के मनाजिर हैं वो थोड़े से बताइएगा, वो क्या थे और क्या गुफ्तगू जज साहिबान ने फरमाई, और दूसरी जानिब से जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स किए गए, क्या कहा गया? जी देखें, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ही रोस्ट्रम पर आए। अटॉर्नी जनरल जैसे ही रोस्ट्रम पर आए तो एडवोकेट जनरल सिंध थे, उन्होंने कहा कि वफाक चूँकि सिंध हाई कोर्ट में इस केस में फरीक नहीं था और इसलिए आज अटॉर्नी जनरल यहाँ पर बोलने पर आए हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे बात करने दी जाए, ये बहुत अहम केस है, जिस पर अटॉर्नी जनरल को बोलने दिया गया। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि जो उमर शेख है ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसके दहशतगर्दों से रवाबित हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की खासी बदनामी हुई है। अगर इसको छोड़ दिया गया तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से उमर शेख के कई ऐसे लोगों से राब्ते हैं जो कि हम सामने भी ला सकते हैं, जिस पर जो जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उनका ये कहना था कि आप ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अदालत में क्या साबित कर सकते हैं, और क्या अगर मुल्क में बता रहे हैं इतने अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है, क्या तमाम मामलात जो है वो अहमद उमर शेख के हवाले से ही चल रहे थे या इसके अलावा दीगर भी और लोग हैं। जिस पर जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो दोबारा रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने जब ये केस वहाँ हाई कोर्ट में था उस हवाले से ये तमाम बातें डिस्कस कर ली थी, और उस केस में वहाँ पर भी वफाक ने किसी किस्म का नोटिस नहीं था, ना फरीक थे। जिस पर अदालत का ये कहना था कि हम इसको देखेंगे, हो सकता है कि हम वफाक को इस केस में नोटिस भी जारी कर दें। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस हवाले से ये कहना था कि अगर जो अहमद शेख है इसके ऊपर इतने बड़े दहशतगर्दी के इल्ज़ामात थे, 18 साल से वो जेल में था, उस वक्त वफाक और सिंध हुकूमत ने इनके ऊपर वो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात साबित क्यों नहीं कर सके, हमें इस हवाले से भी बताया जाए। ताहम आज जब एडवोकेट जनरल जो सिंध थे वो और अटॉर्नी जनरल दोनों अदालत में पेश हुए, ताहम अदालत ने इन दोनों के मौक़िफ़ जो थे उन्हें मानना नहीं, और अहमद उमर शेख की जो हुक्म इम्तनाई की जो दरख्वास्त थी सिंध हुकूमत की उसे भी मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि अहमद उमर शेख को रिहा किया जाए। ताहम उन्होंने ये रिहाई मशरूत कर दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर इन्हें जो डेथ सेल है वहाँ से निकाल दिया जाए, एक बैरिक में रखा जाए और हवादार जो कमरा है उसमें रखा जाए, और दीगर मुल्ज़मान हैं उन्हें भी रखा जाए। और अहमद उमर शेख के हवाले से ये मजीद कहा कि उन्हें जो सरकारी रेस्ट हाउस है वहाँ पर 2 दिन के बाद शिफ्ट कर दिया जाए, और साथ साथ उनके जो अहले खाना है वो भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप मेरे साथ रहिएगा। मैं हमारे दूसरे मेहमान हैं ज्वाइन करें प्रोग्राम में, आमिर लतीफ़ साहब जर्नलिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। इस वाक़े को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। आमिर साहब, एक तो इसका जो पहलू है वो है कानून से रिलेटेड, ज़ाहिर केस कोर्ट के अंदर है और वो चल रहा है और कई सालों से चलता आ रहा है। पहले सिंध की कोर्ट थी और अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर शामिल है। कानूनी कार्रवाई एक तरफ, इसके अलावा दूसरी जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। अमेरिका बहुत कंसर्न है अपने इस बंदे के मर्डरर को लेके और वो कहता है कि जी इसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस केस के हवाले से अभी तक की क्या फाइंडिंग है? जी बिल्कुल, आपने खुद ही जैसे इस चीज़ को बताया कि कानूनी पहलुओं को तो एक तरफ रखें, क्योंकि अदालत जो है वो सिर्फ कानून को देखेगी। हुकूमत का मसला ये है कि उसके सामने इस वक्त 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज डिप्लोमेटिक चैलेंज है और दूसरा चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज है। डिप्लोमेटिक चैलेंज जो है कि बाइडेन गवर्नमेंट बिल्कुल नई आई है और पाकिस्तान की हुकूमत अभी उनके साथ मामलात, उनके जो भी मामलात चलने हैं वो भी इनिशियल स्टेज में है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आखिरी 2 सालों में पाकिस्तानी हुकूमत की किसी न किसी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और आपके इल्म में है कि उसकी बुनियादी वजह ट्रंप का वो मंसूबा था जो कि वो अफगानिस्तान से अपनी फौजों को बाहर निकालने का था। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आते ही पहले जो दोहा डील तालिबान के साथ हुई थी उसको भी रिव्यू करने का इंदिया दे दिया है। तो पाकिस्तान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है ताल्लुकात बनाने के। तो ये एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान को दरपेश है, और जाहिर बात है कि ये इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो इस मौके पे बिल्कुल एक तरह से एक चीज को इनकार कर दे बिल्कुल आउटराइट। और दूसरा बड़ा चैलेंज इकोनॉमिक है। FATF या जिसे आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, उसका इजलास भी चंद दिनों में होने वाला है, और पाकिस्तान
एक इस उम्मीद के साथ जा रहा है कि जो एक वो ग्रे लिस्ट है बदनाम ज़माना, उससे वो किसी तरह बाहर निकल आए। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में इक़दाम भी किए हैं, जिसमें कलअदम तंजीमों पे ऑपरेशन और उनके रहनुमाओं को सजाएं और उनके अकाउंट्स वगैरह सीज करने और उनके मदारिस वगैरह को कब्जे में लेना शामिल है। तो पाकिस्तान के लिए ये सिंपली एक कानूनी इशू नहीं है। अच्छा, हम अगर को अदालत उज़्मा के फैसले को देखें तो ना तो हमें उनकी नीयत को कुछ डिस्कस करना चाहिए और ना ही ये हमारा काम है कि हम ये डिस्कस करें कि उनका फैसला किस नीयत से है। जो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ टाइम दिया है और ये एक ऐसा डिसीजन है कि जाहिर है कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला करना है और उनकी नजर में कानून के मुताबिक उमर सईद शेख जो है वो इस मामले में बेगुनाह है। अच्छा, अब मुझे ये मुझे बताइएगा कि अभी देखें, जब भी कोई किसी भी मुल्क की कोई नई हुकूमत आती है, नए सदर आते हैं, तो ज़ाहिर अपने साथ पूरी की पूरी काबीना तब्दील कर देते हैं। इसी तरह जो बाइडन ने किया। अब जो बाइडन की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की बाज़ाब्ता तौर पे कोई गुफ्तगू, बातचीत या किसी भी किस्म का राब्ता बाज़ाब्ता या डायरेक्टली या पब्लिकली चले कह ले, वो नहीं हुआ, जो कि एक्सपेक्ट तमाम ममालिक करते हैं और हम भी करते हैं कि आने वाले दिन में होगा। और बड़ा अच्छा जो है वो सिलसिला जो बाइडन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पाकिस्तान का चलेगा। जो बाइडन पाकिस्तान आ भी चुके हैं, हमारे ताल्लुकात एक्सपेक्ट करते हैं ट्रंप से ज़्यादा बेहतर होंगे। पाकिस्तान ज़ाहिर यही उम्मीद कर और करनी भी चाहिए। अब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर हमें रब्ता करते हैं और जो हमें रब्ता करते हैं वो पहला रब्ता करते हैं विद द कंप्लेन, और वो रब्ता करके कहते हैं कि जी आप इस केस में क्या कर रहे हैं और ये जो बंदा है क्या ये रिलीज़ होने जा रहा है। वो कंसर्न शो करते हैं। उनकी एक ट्वीट भी है जो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक आई, और उस ट्वीट के अंदर वो कंसर्न शो करते हैं कि इट इज़ द कॉल वॉज ओनली अबाउट डैनियल पर्ल, और इसके अलावा हमने कोई और बात भी की। जबकि हमारे यहाँ उस चीज़ को थोड़ा मुख्तलिफ पोर्ट्रे किया जाता है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, बाहमी इत्तफाक, आगे मिलकर काम करने के हवाले से शो किया जाता है। सो आपकी इस पे क्या एनालिसिस है कि द कॉन्वर्सेशन बोथ फॉरेन मिनिस्टर्स हैड वो इसी केस से मुतालिक थी, प्राइमरीली से मुतालिक थी, या बाकी मामला से मुतालिक थी? वन लाइनर इसका ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर नहीं है। तो जब बराबरी की बुनियाद पर नहीं है तो आप समझ लें कि माइट इज राइट का फॉर्मूला है जो कि चलेगा। वरना देखें, यही अमरीकी अदालतें हैं कि जिन्होंने सिर्फ एक फौजी की बयान पे आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सजा सुनाई है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका उसके बारे में। और वही यहीं से आपके सामने बिल्कुल दूध से जैसे मक्खी को निकालते हैं, वैसे रेमंड डेविस को आपके सामने, जिसने ब्रॉड डे लाइट में 2 बंदों को मर्डर किया था और उसको निकाल के वो ले गए। तो इस चीज को तो पहले जहन में रख लें कि ये कोई बराबरी के ताल्लुकात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कोई कंसेशन जो है वो उनसे ले सके। 2 चीजें बनती है। एक, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो कि इस वक्त पाकिस्तान उनको अफगानिस्तान में हेल्प दे रहा है कि वहां से अमेरिका निकल आए। जो कुछ भी हो, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी आसानी से ट्रंप के इस फैसले को पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि अमेरिका की ब्रूट मेजॉरिटी जो है वो अफगानिस्तान की जंग से निकलना चाहती है। तो ये इतना आसान नहीं होगा। सेकेंडली, देखें, जो भी आपने कहा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नई आई है और पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों मिलिट्रीज का, पाकिस्तान और यूएस मिलिट्री का एक तवील दौरानिए का ताल्लुक है जो बुरे से बुरे डिप्लोमेटिक हालात में भी खराब नहीं हुआ। और आप समझते हैं, आपको समझना चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ही नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अमेरिकन आर्मी की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी के पार्टनर के तौर पर काम करती है। तो वो सारे मामलात अपनी जगह रखे जाएंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो पाकिस्तान की हुकूमत और जुडिशरी के लिए आया हुआ है। अमेरिका ने अपनी कंसर्न शो करनी है, उसने आर्म ट्विस्टिंग भी करनी है, उसने पाकिस्तान को धमकाना भी है। अब प्रॉब्लम अदालतों के लिए ये है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हालात पे फैसला नहीं करना। और मैंने इस केस को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मॉनिटर किया है और खुद अमेरिका के अपने अंदर से उनकी कई सिक्योरिटी, जैसे बिलफर्ज 2011 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने जो डैनियल पर्ल के साथ उनकी साथी असरा नुमानी आई थी, उनकी तहकीक के मुताबिक जो उन्होंने अपनी सारी एक तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है कि उमर सईद शेख के बजाय खालिद शेख मोहम्मद, जो कि KSM के नाम से जाना जाता है और इस वक्त ग्वांतानामो बे में कैद है, वो इसका असल कातिल है। मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए दिलचस्पी का हो कि गार्डियन अखबार के मशहूर रिपोर्टर रोरी मैकार्थी भी उन दिनों पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं और आप आज जो CPLC के उस वक्त के चीफ हैं उनसे मिलने के लिए चलते हैं। मैं बावजूद उनका नाम नहीं बता रहा कि मुमकिन है कि वो अब इस पोजीशन में ना हो कि इस खबर को डिनाई या वो करें तो वो उनके लिए परेशानी हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि आप अकेले जाएं, क्योंकि मैं अगर आपके साथ जाऊंगा तो शायद वो आपको सच ना बताएं।
और जब रोरी मैकार्थी मुझसे वापस मिला तो उसने अपने सर पे हाथ रखा और रख के बैठा हुआ था और कहने लगा कि मुझे नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है। मुझे उस बंदे ने साफ कहा है कि इस मामले में उमर सईद शेख इन्वॉल्व नहीं है। मर्डर और जो अब्डक्शन हुई है वो उसका एक रोल जरूर है जिसका उसने खुद ही एडमिट किया है कि वो एक राब्ताकार के तौर पर इस्तेमाल हुआ, वो खुद भी एडमिट कर चुका है। लेकिन उमर सईद शेख के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वो ये शो कर सके कि वो उस वक्त कहाँ था कि जब ये सारी मामला जो है वो हो रहे थे। तो ये सारी चीजें बड़ी मर्की हैं, कोई सीधा मामला नहीं है। पाकिस्तान के लिए मामला सिर्फ इस वजह से है कि पाकिस्तान के ताल्लुक अमेरिका से बराबर की बुनियाद पे नहीं है। अगर ये चाइना और अमेरिका का मामला होता तो आपको बिल्कुल दूसरे मामला नजर आते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका का मसला है, IMF, वर्ल्ड बैंक आर कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, FATF इज कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम ये इतनी आसानी से इस मामले को ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। अदलिया समेत पाकिस्तान की पूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त एक बड़े चैलेंज के सामने खड़ी है। अच्छा, अब मुझे आप आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपने इसको बड़ा क्लोजली रिपोर्ट भी किया और जब से केस चल रहा है आप खुद भी बता रहे हैं कि आप इसके साथ चलते आ रहे हैं और फॉलोअप करते आ रहे हैं इस केस को। आपकी अभी तक की जर्नलिस्टिक फाइंडिंग क्या है इस सारे केस को लेके? उमर शेख की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ और उसके खिलाफ जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स ने, और आप आज भी देखें कि रुकाक जी भी मास्टरमाइंड है, इसके बारे में कहा गया और ये भी कहा गया कि ये बड़े बड़े जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके अंदर इसका हाथ मुलव्वस है। हमारे इदारे क्या इसके खिलाफ या हमारे इन्वेस्टिगेटर्स इसके खिलाफ क्या सबूत नहीं ला पा रहे, या वो जान के नहीं ला पा रहे, या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं सामने इकट्ठे हो पा रहे? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी फाइंडिंग। प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड। प्रोसिक्यूशन के पास हम इस पूरी अदालती कार्रवाइयों को देखते रहे और अगर ये आप ये देखें कि उमर सईद शेख को जब सजा होने के बाद उसकी अपील है वो 18 साल में बमुश्किल 10 या 12 मरतबा सुनी गई है। हर दफा हम कोर्ट की हेयरिंग पे जाते थे और कभी उसका वकील नहीं आया, कभी उसका नहीं, गैर मुइना मुद्दत के लिए बगैर किसी खास सॉलिड वजह के ये सब चीजें होती गई हैं। साफ इसका मतलब ये था कि हमारी प्रोसिक्यूशन को पता था कि उन्होंने जो सबूत फराहम किए हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएंगे, क्योंकि जो जजेस वहां बैठे हैं उन्होंने फैसला, मैंने फिर कहा कि डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एजेंसीज की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नहीं करना। लेकिन मैं एक आप इसके अहम मुर्तजा बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि बहरहाल उमर सईद शेख इस कोई इनोसेंट आदमी नहीं है। यानी अगर आप ये समझे कि उसने कुछ भी नहीं किया और बिल्कुल एक बेगुनाह, हम तो उसकी डिटेल में जा नहीं रहे कि वो मुजरिम है या वो इनोसेंट है। सिक्योरिटी एजेंसीज का जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हमारी हैं उनकी एक और वैलिड जिसे हम कंसर्न कहें वो ये भी है कि आप जब इन्हें रिहा कर देंगे तो उस रिहाई के बाद व्हाट नेक्स्ट? क्या गारंटी है कि उमर सईद शेख विल सिट आइडल? वो कोई और, आपको पता है कि उमर सईद शेख को जो है वो कहाँ से रिहा करवाया गया था कि जब एक तैयारा अगवा होकर कंधार गया था और उसके नतीजे में बारगेन के नतीजे में ये वो आए थे। तो ये इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो किस हद तक जो है वो अभी तक स्टैब्लिश है, किस हद तक ये जो है वो एक दोबारा कोई नई मुसीबत खड़ी करने के, उसमें ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है कि हम इसका यस और नो में मैं और आप चाहे जवाब दे सके। सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रॉब्लम ये है उनके पास सबूत कोई नहीं है, लेकिन उनके जो खदशात हैं वो बड़े वैलिड और सॉलिड है। ये इस वक्त जो है वो डायलेमा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए आया हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। आमिर लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं।